हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है उपेंद्र। जर्नी ऑफ सक्सेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज साइंस की शुरुआत करते हैं, बायोलॉजी की। और इसमें मैं आप लोगों को आज इसकी कुछ बेसिक्स बताऊंगा। इसका इंडेक्स कैसे तैयार करना है वो देखेंगे। इसके चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं, और उन चैप्टर की कुछ बेसिक बातें जिसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम बायोलॉजी की। सर्वप्रथम देखते हैं कि बायोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है बायोज और एक है लोगोज। बायोज का मीन्स होता है लिविंग्स, और लोगोज का है स्टडी। मतलब बायोलॉजी का अर्थ होता है स्टडी ऑफ लिविंग्स, ठीक है। अर्थात सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, ठीक है। तो सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग ये किया था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। लेमार्क व ट्रेविरेनस, ठीक है। इन दो व्यक्तियों ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? ये कहते हैं अरस्तु को, एरिस्टो, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम अरस्तु पढ़ते हैं, अरस्तु। अपनी हिंदी ठीक है, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? तो यह भी अरस्तु को कहते हैं, ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी ये कहते हैं थियोफ्रेस्टस को, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को, ठीक है। अब फादर ऑफ मेडिकल साइंस फादर ऑफ मेडिकल साइंस किसको बोलते हैं? हिप्पोक्रेटस को, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोलते हैं? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी के पिता, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल साइंस, फादर ऑफ मेडिकल साइंस हिप्पोक्रेटस, और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, ठीक है। अब एक देखते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण के पिता, ठीक है। वर्गीकरण के पिता किसे कहते हैं? कार्लोस लीनियस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी,
ठीक है। और इस बुक में इन्होंने ये वर्णन किया था कि बायोलॉजी को 2 भागों में बांटेंगे। वो 2 भाग कौन से होंगे? एक तो होगा एनिमल किंगडम और दूसरा होगा प्लांट किंगडम। ठीक है, अर्थात एक तो होगा जंतु जगत और दूसरा पादप जगत। 2 प्रकार से इन्होंने इस बायोलॉजी को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया था, इसीलिए इन्हें वर्गीकरण का पिता कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कार्लोस लीनियस को। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के पिता, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो ये है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ऐसी है मेडिकल साइंस। ठीक है, ये सभी नाम परीक्षा की दृष्टि से थोड़े महत्वपूर्ण होते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो ये था बायोलॉजी का बेसिक्स। ठीक है, जो उसका आधारभूत जो जानकारी होती है वो। तो अब इस बेसिक्स के बाद में हम देखते हैं इसका इंडेक्स कैसे तैयार करना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, और उन चैप्टरों के अंदर की कुछ संक्षिप्त विवरण मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और ये सब आप नोट कर लीजिए, ये ज़रूरी है, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और आप 2-3 बार जब इसको दोहराएंगे तो ये याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इंडेक्स को देखते हैं। चलिए तो देखने का प्रयास करते हैं हम इसके इंडेक्स को। ठीक है, एक तरफ है जूलॉजी और एक तरफ है बोटनी। ठीक है, अब चूँकि बायोलॉजी में जूलॉजी का कुछ ज़्यादा बड़ा महत्व होता है, इसके चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इनके चैप्टरों को थोड़ा विस्तार में देखेंगे और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिशन को। ठीक है, कि पोषण क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, पुरुष को कितने न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है, महिला को कितने न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, अगर कोई इंसान हार्ड वर्क करता है तो उसको कितने न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मल वर्क में कितनी पड़ती है, और अगर बिल्कुल खाली बैठे हैं, है ना, जैसे खाना वाना खा लिया, अपना आराम से टीवी देख रहे हैं, सो रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो उस समय पे कितने न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी। ठीक, देखिए अगर खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं सिवाय खाने के, सोने के, टीवी देखने के, मोबाइल यूज़ करने के, ठीक है, तो उस समय पे एक महिला को ज़्यादा मतलब पोषण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है एक महिला को जब खाली रहते हैं। ठीक है, महिला को उस समय चाहिए होता है लगभग 2100 किलो कैलोरी और पुरुष को 2000 किलो कैलोरी। ठीक है, इसके अलावा अगर काम के संबंध में बात करें तो जब कार्य जब किया जाता है, जैसे कि कोई हार्ड वर्क कर रहा है, जैसे कि पल्लेदार है वो भारी वज़न उठाता है, रिक्शा चालक वो भारी वज़न उठाता है। ठीक है, तो उस समय पे उसको लगभग 3500 यानी 3500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक, और महिलाओं को लगभग 3000। और जब कोई नॉर्मल वर्क कर रहा हो, जैसे पढ़ाई वगैरह कर रहा हो, है ना, जैसे 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है या कंप्यूटर वर्क कर रहा है, कोई ऑफिस वर्क, कोई ऑफिशियल वर्क है, ठीक है, इसमें हार्ड वर्क नहीं है लेकिन फिर भी काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उस समय पे लगभग 3000 या 3200 किलो कैलोरी चाहिए होता है एक पुरुष को, और महिला को 2500 से 2700 किलो कैलोरी चाहिए होता है। ठीक है, तो वो सब हम इसमें देखेंगे। कुल मिला के न्यूट्रिशन के सभी प्रकार, क्या कारण होते हैं, क्यों लेना चाहिए, ये बॉडी के डेवलपमेंट में, उसके ग्रोथ में किस प्रकार से काम करते हैं, वो सभी चीज़ें, ठीक है, हम इसमें देखेंगे। और ये तो मैं अपने तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है, जितना मुझसे बेहतर हो सकेगा मैं आप लोगों तक ये पहुँचाऊँगा। लेकिन अगर आप ये खुद से भी अगर पढ़ते हो ना, तो फिर आप ऐसे ही इंडेक्स तैयार करो और उस चैप्टर में आप ये चीज़ पहले डिसाइड करो कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। सभी बुक्स में जो इंडेक्स होता है, आप जब चैप्टर खोल के देखोगे वहाँ पर सारी चीज़ें दी होती हैं। ठीक है, कि परीक्षा की दृष्टि से क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, हमें क्या पढ़ना है, वो आप पहले नोट कीजिए उसको। ठीक, उससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। इसके बाद में है पाचन तंत्र। ठीक है, और पाचन तंत्र में कैसे क्या पढ़ना है हम लोगों को, देखिए एक तो होता है कि जहाँ पर भोजन पचता है। ठीक है, जैसे छोटी आंत में पचता है, ठीक है, ग्रसिका में पचता है, फ्राइनेक्स बोलते हैं, स्टोमक आमाशय में पचता है, फिर बड़ी आंत में पचता है। बड़ी आंत तो सबसे अंत में आ जाती है। ठीक है, जिसमें आप उसको सीकम देखते हैं, कोलोन देखते हैं, रेक्टम देखते हैं। ठीक है, और जैसे दांत हो गया, है ना, अग्नाशय हो गया, जीभ हो गया, तो ये भोजन को पचाने में मदद करते हैं, भोजन इनमें पचता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से अंग हैं जिनमें भोजन पचता है, और ऐसे कौन से अंग हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, हम उसके बारे में इसमें ज़्यादातर देखेंगे। ठीक, और जैसे कि जो बड़ी आंत होती है ना, मतलब छोटी आंत सिर्फ नाम का ही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, नाम है उसका छोटी आंत, लेकिन वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, लगभग इसमें लगभग 22 फुट के लगभग उसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, और भोजन सबसे ज़्यादा छोटी आंत में ही बहुत समय तक रहता है। ठीक है, तो वो सब हम देखेंगे कब,
पाचन तंत्र में, ठीक है। उसके बाद में है उत्सर्जन अंग, ठीक है, कि एक्सक्रेटरी सिस्टम या उत्सर्जन अंग कौन कौन से होते हैं। क्योंकि देखिए सबसे जो अच्छा या सबसे बेहतर या सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उत्सर्जी अंग होता है तो वो होता है किडनी, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारी जो स्किन है ये भी एक उत्सर्जन अंग में आता है, क्योंकि जब हम पसीना जब हमारा निकलता है ना तो ये सिर्फ पसीने के रूप में कि पानी नहीं निकलता है, इसमें खनिज भी होता है, इसमें मतलब NaCl भी होता है ना, NaCl, हाँ, नमक, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे हम फिर श्वसन को, ठीक, कि श्वसन कैसे लेते हैं, क्या क्या श्वसन के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। ATP क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये ATP की फुल फॉर्म होती है। ये ATP हमारे किस काम आता है, ठीक है। तो ATP को बोलते हैं हम पावर करेंसी, ठीक है, पावर करेंसी बोलते हैं इसको। क्या ये ATP सिर्फ श्वसन क्रिया के दौरान ही मिलती है हम लोगों को? नहीं, जब आप कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर भी आपको ATP मिलता है। ATP एक्चुअली होता क्या है, देखिए ATP हम बाहर से कहीं से नहीं लाते हैं ATP को, ठीक है, ना तो हम इसको कहीं से खा सकते हैं ना कहीं मिलता है मार्केट में, ठीक है। ये बॉडी क्या करती है, अब मतलब एक एनर्जी मतलब उसको चाहिए होता है बॉडी को, चाहे हमारे ब्रेन को या पूरी फुल बॉडी को, तो वो ATP के रूप में उसको ये एनर्जी मिलता है। कैसे, देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो जो वायु हमने लिया है इसको हीमोग्लोबिन ब्लड के रास्ते कोशिकाओं तक लेके जाता है, ठीक है। अब इसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और 3% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन बाहर आता है तो उस समय 21% नहीं होता है, उस समय कितना होता है, 17%। तो बाकी कहाँ जाता है, बाकी कन्वर्ट होता है ATP में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बाकी ATP में कन्वर्ट हो गया तो वो फिर बाहर ही नहीं आएगा, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। लेकिन जब वो चेंज होता है ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड में तो उस समय जो ATP बनता है वो उसी के रूप में हम लोगों को एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इस ATP का भी विश्लेषण करेंगे हम कब, जब श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। ये महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण होता है ये जानने के लिए कि ये कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी पर, कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। देखिए एक और बताता हूँ मैं आपको कि जब गुस्सा आता है, जब किसी इंसान को गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आ गया, ठीक है, या वो इमोशनल हो गया, ठीक है, या वो डरा हुआ है, तो इन 3 परिस्थितियों में ना हमारा दिमाग सही से काम नहीं कर पाता है, हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। जनरली कुछ लोग बोलते हैं जब गुस्सा आए तो थोड़ा लंबी सांस लो, है ना, डीप ब्रेथ, कि लंबी सांस लो। जब लंबी सांस लेते हैं तो फिर थोड़ी सी शांति मिलती है और हम ठीक अच्छा सोच पाते हैं और डिसीजन लगभग ठीक ले पाते हैं। तो जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमें बहुत सारा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है और जैसे ही वो ऑक्सीजन जाता है तो फिर उस समय पे हमें ATP प्राप्त होता है। हमारी बॉडी ATP में जनरेट कर देती है किसको, ऑक्सीजन को, ठीक है। और जब ATP में जनरेट कर देती है तो वो ATP हमारे ब्रेन को मिलता है और तब हम सही डिसीजन ले पाते हैं। देखो मैं एक समीकरण के जरिए बताता हूँ आप लोगों को। देखो C6H12O6, ठीक है, ये क्या है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ में है 6O2, ठीक है। ऑक्सीजन के अणु के साथ ऑक्सीजन जो है इसके साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, 6CO2 प्लस 6H2O और बाकी ATP। तो ये जो ATP बनाता है ना, ये जो ATP बनाता है, अब देखिए ये क्या है, ये वैसे तो ग्लूकोज है, ठीक है, लेकिन ये ग्लूकोज किसका रूप होता है, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट में कहाँ पर आप देखते हैं डाइसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, डाइसेकेराइड होता है, मोनोसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। तो जो डाइसेकेराइड होता है वही तो ग्लूकोज होता है, ठीक है। इसके साथ में क्या मिला, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, जो हमने सांस लिया, ठीक है। तो इसी के जरिए फिर ये क्या बना देता है, ATP। और ये ATP क्यों ज़रूरी है हम लोगों के लिए, अगर जैसे अभी मैंने लंबी सांस ली तो उसके बाद क्या होता है, थोड़ी सी थकावट कम हो जाती है, थोड़ा सा जो प्रेशर होता है माइंड में वो घट जाता है, ठीक है, इससे एनर्जी मिलती है, इसीलिए इसको पावर करेंसी कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है, ये होती है हमारी कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में भी कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है।
तो इसके बारे में हम ये तो चलिए देखिए, अगर मैं इसको डिटेल में पढ़ाने लग जाऊँगा तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इसको मैं इस चीज़ को अब मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ठीक। और अगर आप खुद से पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, आप इसको और डिटेल में देखिए। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। NCERT किताब में बिल्कुल एकदम विस्तार से दिया हुआ है सारा ये, ठीक है। आप वहाँ से देखिए, पढ़िए। और इसके बाद भी पढ़ेंगे हम परिसंचरण तंत्र, ठीक है, अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसको कहते हैं? ये कहते हैं विलियम हार्वे को, विलियम हार्वे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं हार्ट को, ठीक है, यानी कि जो हमारा दिल होता है ना, हृदय, दिल नहीं हृदय, ठीक है। तो इसमें हम हृदय का विश्लेषण करेंगे, ठीक है। जनरली हृदय जो है 4 चैम्बर में बटा होता है, ठीक है। दायां निलय, बायां निलय, फिर उसके अंदर जो वॉल्व होते हैं, है ना, मतलब कपाट बोलते हैं उसको, त्रिदलीय कपाट, द्विदलीय कपाट, है ना, कि इसमें शुद्ध रक्त होता है और कहाँ पर अशुद्ध रक्त होता है, महाधमनी का क्या काम होता है, महाशिरा का क्या काम होता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको क्वेश्चनिंग करके बता रहा हूँ, है ना, कि हम ऐसा इसमें पढ़ेंगे। जब मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप भी पढ़ रहे हैं तो आपके मन में ये चीज़ें आनी चाहिए कि हमें ये चीज़ें पढ़नी है इसमें, ठीक है, और इसी रूप में पढ़नी है, ठीक है। यही तरीका होता है बढ़िया पढ़ने का, और आप ऐसा ही पढ़िए। इसके बाद में हम देखेंगे ब्लड और ब्लड ग्रुप। देखिए, बायोलॉजी मेरे हिसाब से ना एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप चलिए परीक्षा में तो आता है, अगर साइंस आ रही है तो बायोलॉजी तो आएगी, ठीक है। और बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा मतलब वेटेज होता है साइंस में, ठीक है। तो बायोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप परीक्षा की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं सामान्य जीवन में, तो तब भी आपको बायोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। कि आपकी अगर कोई समस्या हो रही है तो पता तो चलना चाहिए ना कि बॉडी में मतलब कहाँ हो रही है, किस कारण से हो रही है। तो थोड़ा बहुत बायोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, सामान्य जीवन में भी बहुत काम आता है। जैसे देखिए ब्लड है, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने, ठीक है। ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन थे? कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक, ये ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता थे। अब देखिए, जब हम ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे या फिर जब आप खुद से ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़िए आप कि ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, उनका ग्रुप कितने प्रकार का होता है, ए बी और ओ, ठीक है। फिर RH फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो जो आप उस पर देखते हैं ना कि ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं यही RH फैक्टर होता है, ठीक। अब मान लीजिए कि अगर किसी के कोई पेरेंट्स हैं, तो अगर माता का है ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, बी या फिर उनका ए है, पिताजी का बी है, तो फिर उनका बेबी जो पैदा होगा वो उसका ग्रुप क्या होगा, ठीक है। देखिए, ये लगभग मतलब सत्य तो है ये बात कि 99.9% ये बात सत्य होती है कि उसी ग्रुप का बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जो इनकी इक्वेशन बनती है। लेकिन कभी कभी 0.1% ये थोड़ा सा मतलब विवाद हो जाता है यहाँ पे, वरना जनरली ऐसा होता है कि अगर माता का है ए और पिताजी का है बी, तो बच्चा पैदा होगा या तो ए ग्रुप का या बी ग्रुप का या फिर ए बी ग्रुप का, ठीक है। बट कभी विवाद हो जाता है तो अन्य ग्रुप में पहुंच जाता है। तो ये सब जानकारी होनी चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और CGL में तो बनते हैं, मैंने CGL में देखा हुआ है इन क्वेश्चनों को। चलिए, इसके बाद में देखते हैं हम अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, कि अंतःस्रावी ग्रंथि में आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सभी प्रकार की ग्रंथियाँ, जैसे कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है, पीयूष ग्रंथि क्या होती है ना, पीनियल ग्लैंड क्या होता है, ठीक है, मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, जितने भी प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, आप जब विटामिन देखते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, तो विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे प्रकार होते हैं ना। विटामिन ए मतलब B1 होता है, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ठीक है। तो ऐसे ही जो पीयूष ग्रंथि होता है ना, यानी कि उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब उसके अंदर भी बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं। जैसे देखिए, जब कोई लड़का है ना, बॉयज़, वो बड़ा हो रहा है तो धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आते हैं। एक लड़के के अंदर, एक पुरुष के अंदर जब वो बड़ा हो रहा होता है तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि शेव का आना, दाढ़ी मूंछ का आना, बाल आते हैं उसके। और ऐसे ही जब कोई लड़की बड़ी होती है ना, तो उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अगर वो 13-14 साल की हो गई है तो उसके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो किस ग्रंथि के डेवलप होने से आते हैं, ठीक है। या फिर जैसे कि प्रसव के दौरान कौन सी ग्रंथि काम करती है, कौन सी ग्रंथि डेवलप हो जाती है, या उसका मतलब किस रस का सिक्रेशन होने लगता है। जब एक बच्चा रो रहा होता है
तो माँ के स्तन में खुद ब खुद दूध कैसे पैदा हो जाता है, मतलब पैदा होना इन द सेंस कि उसको मतलब ये एहसास होने लगता है कि बच्चा भूखा है, तो माँ के स्तन से दूध खुद ही आने लगता है। ठीक है, तो ये सब कुछ ये अपने आप नहीं होता है, ये सब जो है करने का जो कारण होता है ये ग्लैंड करते हैं। ठीक है, जो ग्रंथियाँ होती हैं ना वो एक्टिव हो जाती हैं, कभी मतलब इमोशनली हो जाती हैं, जब कभी गुस्सा होते हैं तब हो जाती हैं। तो ये सब कुछ आप किस में देखते हैं, पीयूष ग्रंथि में, इसलिए उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि 10 से 15 ग्रंथियाँ आप सिर्फ पीयूष ग्रंथि के अंदर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है कंकाल तंत्र। ठीक है, कंकाल तंत्र। अब देखिए कंकाल कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का नहीं, कंकाल 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य कंकाल और एक अंतः कंकाल। ठीक है, बाह्य कंकाल में क्या आता है, बाह्य कंकाल में जैसे नाखून है हमारे, ठीक है, बाल, ठीक है, तो नाखून और बाल ये बाह्य कंकाल में काउंट होते हैं। और जो अंतः कंकाल होते हैं, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां हैं, 206। ठीक है, तो अंतः कंकाल में हम 206 हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। बाह्य कंकाल में सिर्फ 2 चीज़ें काउंट होती हैं, एक बाल और एक नाखून। ठीक है, इनके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है बाल और नाखून में वो कैरोटीन होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये। तो अब उसका आप पार्टीशन कीजिए, जब आप हड्डियाँ पढ़ेंगे पार्टीशन कीजिए। ठीक है, कि उसमें आप ये खोपड़ी में कितनी होती हैं, हाथ में कितनी होती हैं, हाथ के बाद कलाई में कितनी होती हैं, उंगलियों में कितनी होती हैं, तो इस तरीके से करके। ठीक, कि अक्षीय कंकाल क्या होता है, उपांगीय कंकाल क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से करके आप उसको पढ़ेंगे। इसके बाद है संवेदी अंग। ठीक, संवेदी अंग कैसे पढ़ना है, देखिए 5 प्रकार के संवेदी अंग होते हैं। ठीक है, सभी में एक समान है। चलिए मैं संवेदी अंग नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, संवेदी अंग ना आप खुद बताइए, 5 प्रकार के होते हैं, सभी में एक समान है, कोई क्योंकि सभी इंसान है तो बराबर ही है सब में। ठीक है, 5 प्रकार के संवेदी अंग होते हैं। अगर आप पाँचों के नाम जानते हैं तो बताइए, या जितने भी आप जानते हैं 2 3, ठीक है, आप कमेंट कीजिए। संवेदी अंगों के बाद है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। ठीक है, या ब्रेन से रिलेटेड बाकी चीज़ों के बारे में। ठीक है, कि हमारा जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, वो 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, सेरेब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। फिर इसके अलावा जो सेरेब्रम होता है वो 2/3 भाग में होता है। 2/3 भाग सिर्फ सेरेब्रम का होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हिस्सा उसी का होता है। 3 भाग टोटल, 2/3 सिर्फ सेरेब्रम का। सेरेब्रम क्या काम करता है, सोचने का, समझने का, बुद्धि, है ना। अगर आप तेज़ हैं पढ़ने वढ़ने में तो सेरेब्रम आपका बहुत एक्टिव है। अगर आप भोंदू हैं ठीक है, तो आपका सेरेब्रम सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ठंडे गर्म का अनुभव नहीं हो पा रहा है, तो उसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस का क्या मतलब रोल होता है, वो सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं वो सब कुछ कहाँ पे, तंत्रिका तंत्र में। ठीक, उसके बाद में पढ़ेंगे हम प्रजनन अर्थात रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फिर अंत में पढ़ेंगे हम ह्यूमन डिसीज़। ठीक है, देखिए अब प्रजनन तंत्र में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि देखिए आजकल ना प्रजनन की क्रिया भी मतलब प्राकृतिक तो ठीक है कि एक पुरुष और एक महिला के द्वारा एक बेबी का जन्म होता है। ठीक है, लेकिन इसका कृत्रिम रूप भी तो आ गया है। ठीक है, आपने गर्भगृह के बारे में सुना होगा, है ना, जो कोख ग्रह होते हैं ना, जैसे माता का कोख होता है, तो ऐसे कृत्रिम गर्भगृह बना दिए गए हैं, यहाँ से ही बेबी पैदा होते हैं। अगर कोई महिला मतलब महिला नहीं है, है ना, तब भी आप वहाँ बेबी को पैदा कर सकते हैं। ठीक है, बिना माता के, बिना महिला के। अगर कोई पुरुष नहीं मतलब कोई महिला नहीं चाहती है शादी करना, तो बिना शादी के भी वो बेबी पैदा कर सकती है। ठीक है, तो ये सब कुछ साइंस ने डेवलप कर लिया है। तो इस पर हम कुछ टेक्निकल चीज़ें भी देखेंगे जब हम प्रजनन तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, या आपको इस पर आपको मतलब ऐसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे टेक्निकल टर्म से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, और अंत में देखेंगे हम ह्यूमन डिसीज़। ह्यूमन डिसीज़ में हम लगभग सभी बीमारियों का जिक्र करेंगे, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, जैसे ल्यूकेमिया देखा भी हमने, टीबी देखेंगे, खसरा देखेंगे, एनीमिया देखेंगे। इसके अलावा इसमें जो बीमारी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है कि आप देखिए कि बैक्टीरिया से कौन सी बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, वायरस से कौन सी बीमारियाँ होती हैं, जानवरों के काटने से कौन सी बीमारी होती है, कि कुत्ता काटेगा तो कौन सी बीमारी होगी, चूहा काटेगा तो कौन सी बीमारी होगी। फिर इसके अलावा आप जो नॉर्मल है कि कोल्ड कैसे होता है ना, पोलियो कैसे होता है। तो ऐसे हम इसको अलग अलग मतलब बांट के तब पढ़ेंगे। ठीक, तो ये तो पूरा जो मैंने आपको थोड़ा बहुत संक्षेप में बताया है ना, जूलॉजी के बारे में। ठीक, उसके बाद है बॉटनी। ठीक है, तो बॉटनी में है देखिए सबसे पहले सेल्स। अब सेल्स तो हम कोशिकाएं, ये तो हम इसमें भी पढ़ेंगे और यहाँ भी पढ़ेंगे। इसके बाद है टिश्यू, ऊतक। ठीक है, तो ऊतक के बारे में। फिर प्लांट और स्ट्रक्चर, कि कोई पौधा है उसका स्ट्रक्चर यानी उसका रूप जो तैयार, मतलब कि देखिए कैसे कि आप ज़मीन के अंदर कोई पौधा है ना, मतलब कि कोई फल ज़मीन के अंदर उग रहा है। जैसे सपोज़ कीजिए सब्जी आप ले लीजिए, आलू, है ना, आलू कहाँ निकलता है, मिट्टी के अंदर, है ना, ज़मीन के अंदर।
और आप ले लीजिए मूली या फिर गाजर, कुछ भी, है ना। तो ऐसा क्यों, क्या रीज़न है कि एक मूली वो लंबी होती है मिट्टी के अंदर और जो आलू है ये गोल होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। फिर इसमें किसको मतलब हम जड़ मानते हैं, किसको तने में काउंट करते हैं, वो सब चीज़ें आप लोगों को कहाँ पढ़नी है, प्लांट और स्ट्रक्चर में, ठीक है। और इसके बाद वैसे तो बहुत कम आते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जैसे कि अपर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे पीसीएस वगैरह एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि प्लांट के डिसीज़ कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जो पादप रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो सब हम देखने वाले हैं इसमें, ठीक है। और इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ छूटा होगा आपके लिए, जितना मतलब महत्वपूर्ण था, जो आपकी दृष्टि से मतलब एग्ज़ाम की दृष्टि से जो हो सकता था, मैंने वो सब कुछ इसमें नोट करा हुआ था, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से नोट्स बनाइए अगर आप, क्योंकि देखिए मैं तो पढ़ाऊँगा ही ऐसे, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप चाहे मुझसे और बेहतर बनाइए, ठीक है, लेकिन तरीका कुछ ऐसा रखिए, ठीक है। और आप यहीं पर ही स्पेस देकर, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें आपको बोल के बताई, तो आप यहीं पर ही जैसे आप पोषण लिखेंगे तो पोषण के नीचे आप 2-4 हेडिंग बना के लिखिए कि आप इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि जैसे ही आप इंडेक्स खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पूरे मतलब जो आपने नोटबुक तैयार की है उसके अंदर क्या क्या मटेरियल है, ठीक है। और ऐसे बनाने से आपके एग्ज़ाम टाइम पे ना रिवीजन में बहुत हेल्प मिलती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, पढ़ते रहिए आप लोग, नोट्स बनाइए, पढ़िए, मेहनत कीजिए, क्योंकि चलिए अभी तो कोरोना वगैरह का चल रहा था और क्या नाम है, इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद से फिर अब एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक से पढ़िए, और अगर आपकी कोई समस्या है, चाहे नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है या पढ़ने से संबंधित कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट कीजिए, या मेरा पढ़ाया हुआ आपको कितना अच्छा लगता है, मुझे और क्या कुछ बेहतर करना चाहिए आपके लिए, आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।